हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृतार्थ जोशी एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ाने से पहले मैं एक बैकग्राउंड बनाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिक जिनका थोड़ा वीक होगा, वो ये बच्चे देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कांस्टेंट्स की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट्स वो टर्म्स होती हैं जिनकी पहले से फिक्स्ड वैल्यू होती है। दोज टर्म्स which have fixed values, जिनकी पहले से फिक्स्ड वैल्यू होती है उनको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जितने भी नंबर आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपके कांस्टेंट्स होंगे। पाई भी एक कांस्टेंट है। पाई कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और वो 22/7 के बराबर होती है, इक्वल टू 22/7। अब यही 22/7 को अगर आप डिवाइड देंगे तो 3.14 अप टू सो ऑन एक वैल्यू आ जाएगी। ये भी पाई की क्या होती है? वैल्यू होती है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो ये क्या होती है? कांस्टेंट। तो वो टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 पाई एंड बहुत सारी टर्म्स और होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। सेकेंड आता है वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स के बाद वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स का उल्टा, कांस्टेंट क्या था? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड थी। अब वेरिएबल्स क्या होंगे? जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी। दोज टर्म्स which do not have fixed values, वो टर्म्स जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं होती उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, 0 नहीं, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। तो अल्फाबेट्स जितने भी आप मैथ्स में पढ़ेंगे वो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr के बराबर होता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि r की वैल्यू अगर मैं यहां पे 1 रखूं, अगर मैं r की वैल्यू यहां पे 1 रखता हूं तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2π × 1 इक्वल टू 2π यूनिट्स। 2π यूनिट्स क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं r इक्वल टू 2 की बात करता हूं तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2π × 2 इक्वल टू 4π यूनिट्स। कोई भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं r इक्वल टू 3 की बात करूं तो c की वैल्यू कितनी होगी? 2π × 3 6π यूनिट्स। क्या देखा आपने कि 2π तो वैसे का वैसे ही रहा, कहीं भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन r की वैल्यू मैंने पहले 1 रखी, r की वैल्यू मैंने 2 रखी, r की वैल्यू मैंने 3 रखी। तो इससे क्या समझ में आया? जो c इक्वल टू 2πr है, इसमें 2π तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये 2π का 2π ही है। जबकि r क्या होगा? यहाँ पे वेरिएबल होगा। r वेरिएबल है। r इसलिए वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और r वेरिएबल है तो उसके साथ c भी वेरिएबल है। c 2πr के बराबर होता है। तो r की वैल्यू में जैसे चेंज करूंगा वैसे वैसे c की वैल्यू भी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। देखिए r इक्वल टू 1 रखा तो c की वैल्यू 2π यूनिट्स आई, r इक्वल टू 2 रखा तो c की वैल्यू 4π यूनिट्स आई। तो r और c यहाँ पे एक तरीके से वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वो टर्म्स होती है जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती और सिचुएशन के साथ हम बोल सकते हैं कि चेंज होती रहती है। जैसे r इक्वल टू 1 पे c की वैल्यू कितनी थी? 2π थी। r इक्वल टू 2 पे c की वैल्यू कितनी थी? 4π यूनिट्स थी। तो ये r यहाँ पे वेरिएबल है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स की बात तो ये रही। अब मैं बात करता हूं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले, तब थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी हमारे लिए हो जाएगा कि हम किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। तीसरा आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। दो चीजें हमने पढ़ी, एक कांस्टेंट्स और अब
उसके बाद वेरिएबल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो बेसिकली मैथ्स में 4 टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माने कि एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 4 तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन हम मैथ्स में पढ़ते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, हम मैथ्स में पढ़ते हैं। तो 3 चीजें हमने देखी, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसी से क्या चीज बन के आती है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो आता है वो इन तीनों चीजों से बन के आता है। सो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? व्हेन constants and variables are combined by mathematical operations, then an algebraic expression is formed। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनता है? जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को किसकी हेल्प से कंबाइन किया जाए? मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से कंबाइन कर दिया जाए तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है। तो कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से अगर कंबाइन कर दिया जाए तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किस तरीके से फॉर्म होता है? कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से कंबाइन करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, 2x प्लस 3y प्लस 7z या z, मान लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस z, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि यहां पे देखिए 2 तो क्या है? कांस्टेंट है, v क्या है? वेरिएबल है, प्लस और ये प्लस, ये दोनों के दोनों क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन को मैंने कंबाइन करके एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या कर दिया? फॉर्म कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यहां पे बना सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि यहां पे एक्स, वाई और जेड ये 3 वेरिएबल्स है और मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इन तीनों को मैंने जोड़ा है। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1, तो 1x स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर प्लस 1z स्क्वायर। तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन किया मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से, तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गया। तो ये थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से फॉर्म होती है। तो पहले हमने कांस्टेंट देखा, फिर वेरिएबल देखा, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन देखा, उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म कर दिया। तो इक्वेशन क्या होती है? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनती है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होती है। जो भी चीज मैंने यहां पे बोर्ड में लिखी है आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वल्स टू साइन के साथ हो तो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। तो बहुत बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, एन algebraic expression with equals to साइन। कोई भी algebraic expression equals to साइन के साथ क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पिछला algebraic expression आपने देखा 2x प्लस 3y प्लस z, अगर इतना लिखूंगा तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा इक्वल्स टू, मान लीजिए 7 के कर दिया, इसको इक्वल्स टू 7 कर दिया, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू साइन के साथ और मैंने एक टर्म के बराबर कर दिया, तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? एक इक्वेशन कहलाएगी। ये पूरी की पूरी हमारी एक इक्वेशन कहलाएगी।
इक्वेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी टर्म या कांस्टेंट के बराबर इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने का मतलब इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, तो ये एक हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन में भी दो साइड होते हैं। एक इक्वेशन में हमेशा दो साइड होती है। जो राइट हैंड की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ होती है ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, और जो राइट हैंड की तरफ होगी वो राइट हैंड साइड। हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड की तरफ राइट हैंड साइड। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये वाली राइट हैंड साइड होगी। तो इक्वेशन क्या होती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल्स टू का साइन आ जाए तो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। और इसकी भी दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। एक टर्म है जिसको हम डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री ऑफ इक्वेशन, ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि डिग्री क्या होती है इक्वेशन की। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन की मैं बात करूं, इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। तो किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए एक इक्वेशन है। तो अगर मैं इसकी डिग्री देखूं तो यहां पे मैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहां पे देखूंगा तो इसकी पावर 1 है, तो ये हाईएस्ट पावर इक्वेशन की नहीं है। इसकी पावर देखूंगा तो 2, ये भी हाईएस्ट पावर नहीं है। लेकिन यहां पे मैं देखूंगा x की पावर 3 है, x टू दी पावर 3, x का क्यूब है। तो यहां पे जो डिग्री होगी वो क्या होगी? इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। इस पूरी इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 7 है। तो अगर इस इक्वेशन की मैं डिग्री पूछूं तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर अगर इसमें देखेंगे आप तो कितनी है? 2। तो इस इक्वेशन की डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं x टू द पावर 100 प्लस y टू द पावर या x टू द पावर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है, मैंने अपनी मर्जी से बना दी। तो इसकी अगर मैं डिग्री पूछूं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि डिग्री क्या होती है। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है किसी इक्वेशन में, तो उसकी जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर हो जाएगी। ये वन वेरिएबल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर एक ही वेरिएबल है, अगर वेरिएबल एक ही है तो उसकी डिग्री, सीधा आपने क्या देखना है कि जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उसको हम क्या करेंगे? उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल माने डिग्री ऑफ इक्वेशन की। अब आते हैं मुद्दे पे जो हमारा टॉपिक है। तो ये सारी बातें आपको पता लग गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले क्या, कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सेकंड थिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, तीसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, फोर्थ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिफ्थ इक्वेशन क्या होती है, और डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। अब एक चीज और, जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होती है ना, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के इक्वल होती है। जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होती है वो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बराबर होती है। मतलब अगर कोई इक्वेशन है, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो डिग्री कितनी है? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो है 3। तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी होंगे वो कितने होंगे? 3 सॉल्यूशंस होंगे। तो कहने का मतलब 3 ऐसी वैल्यूज आएंगी जो इस इक्वेशन में रखने पे
इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देगी। मतलब कोई भी ऐसा एक नंबर अगर मैं यहां पे रखूं और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। जो इक्वेशन को, कोई भी नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, एनी नंबर विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, कोई भी नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डिग्री ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बराबर। और सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक ऐसा नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई का मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उस इक्वेशन पे, उस इक्वेशन में वो नंबर वेरिएबल की जगह रखने पे, मान लीजिए अगर 1 रखने पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल आ जाए, तो 1 इसका क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मान रहा हूं मैं 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जस्ट मैंने एग्जांपल देने के लिए बताया है। तो ये बात थी डिग्री ऑफ इक्वेशन की। अब हम बात करते हैं हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a, b, c are real numbers and a does not equal to 0 is called quadratic equation in variable x। कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की होगी, जहां a, b और c रियल नंबर्स होने चाहिए और a किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे वेरिएबल x में। सो ये जो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की होगी और a, b, c रियल नंबर होना चाहिए, मतलब रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो रूट में भी चलेगा नंबर और नॉर्मल नंबर भी चलेगा। तो कोई भी नंबर, कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की होगी, a, b, c रियल नंबर होने चाहिए और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a 0 के बराबर अगर हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर यहां पे मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो क्यों नहीं रहेगी मैं आपको बता देता हूं। अब अगर आप इसको इक्वेशन को देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जो इक्वेशन बना लिखी है मैंने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को देखूं तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। देख सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, 2 होंगे। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस होते हैं उनको रूट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो ये बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की होगी, a, b, c उसमें क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे और a 0 के बराबर नहीं होगा, तभी वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी वेरिएबल x में। आप इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ y होगा। एक चीज और, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। ये मत सोचिएगा कि x स्क्वायर अलग वेरिएबल है और x अलग वेरिएबल है, नहीं, यहाँ पे वेरिएबल x है, बस यहाँ पे x की पावर 2 कर दी गई है। इसका मतलब ये इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है x, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है y। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ये।
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, यहां पे लिख देता हूं एग्जाम्पल। अगर मैं इसका इस इक्वेशन का कोई एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इस इक्वेशन का क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इस इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब अगर मैं इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इक्वेशन मैंने एग्जाम्पल में लिखी है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन सी है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं इन दोनों को, तो ए की वैल्यू यहां पे निकल के आएगी 1। ए की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी? 1। बी की वैल्यू कितनी होगी? -6। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसकी डिग्री 2 होती है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे? 2 होंगे, और जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम रूट्स कहलाएंगे। सो सॉल्यूशन कौन सा होगा? अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है, और हम सब देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें आ सकती हैं एग्जाम में। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो मान लिया मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट x इक्वल टू अल्फा, मान लेते हैं x इक्वल टू अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन if and only if a alpha square plus b alpha plus c equal to 0। मैंने माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और x इक्वल टू अल्फा इसका मैंने क्या माना? सॉल्यूशन माना। x इक्वल टू अल्फा मैंने इसका क्या माना? सॉल्यूशन माना। तो ये सॉल्यूशन कब होगा? ये अल्फा इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होगा जब ये इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब x की जगह अल्फा रखने पे अगर राइट हैंड साइड तभी भी 0 आ रही है, तभी ये क्या होगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, वरना ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन या रूट भी बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ना कह के उसको इक्वेशन का रूट कहेंगे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अल्फा इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फायदा इक्वेशन दैट इज a alpha square plus b alpha plus c equal to 0, then only alpha is the root of quadratic इक्वेशन। देखते हैं, जो देखेंगे कि चेक are quadratic equation।
हमें चेक करना है कि जो मैं अब इक्वेशंस लिखने जा रहा हूं कुछ वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। मैंने लिखी है यहाँ पे, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट x माइनस 2 का होल स्क्वायर टू 2x माइनस 3, ये एनसीईआरटी की बुक्स में आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, पहला एग्जाम्पल ही मिल जाएगा आपको। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, अभी बताई थी मैंने, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे, तो जिसको फॉर्मूला नहीं पता उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लगाइए x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको चेक कर रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 प्लस 1 वैसे का वैसे इक्वल टू 2x माइनस 3। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 इंटू x प्लस 1 ऐसे का ऐसे लिखा और 2x माइनस 3। अब x स्क्वायर माइनस 4x 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई। x स्क्वायर ऐसे का ऐसी माइनस 4x को मैंने पहले लिख दिया और 4 और 1 कितना होता है 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हम राइट हैंड साइड को 0 कर देंगे, माने कि जितनी भी टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x वो उधर जाएगा तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x जब इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का 2x हो जाएगा और वो प्लस का 3 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो ये और ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे के स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्या करा मैंने, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो मैंने देखा, इसको सॉल्व करा और सॉल्व करके देखा कि ये इस फॉर्म को क्या कर रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब सबको चेक करना तो आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक बात है कि किस तरीके से हमें चेक करना है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म वो सेटिस्फाई करनी है और वो चेक हो जाएगा। अगर मैं देखूं इसका एक क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। क्वेश्चन जो मैंने बताया वैसे ही करना है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन बात कहां फंसती है, पेपर में तो सबको सॉल्व करना आता है, बात कहां फंसती है, फॉर्मूले नहीं आते। तो इसलिए आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए a प्लस बी के होल क्यूब का। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारे a प्लस बी के होल क्यूब का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3a एक्स का स्क्वायर इंटू बी 2 प्लस 3a बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। सो x का क्यूब x क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 और 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब ये x क्यूब और ये x क्यूब, ये दोनों के दोनों x क्यूब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का होगा और ये प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और 4 जब इधर आएगा तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करें तो कितना बचेगा, 6x स्क्वायर प्लस 12x
प्लस 8 और 4 कितना होता है 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये कुछ तरीका है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, आ सकता है आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और कौन सी नहीं है। सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, किस तरीके से चेक कर सकते हैं। और बात कहाँ आके फंसती है, फॉर्मूले में। तो इसलिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कुछ बेसिक फॉर्मूले जो याद होने चाहिए वो तो होने ही चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अब आती है बात कि सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, उसके रूट्स को फाइंड करना, कि कैसे हम उसके रूट्स को फाइंड करें या उसके रूट्स क्या होते हैं। तो तीन मेथड्स हमारे पास होते हैं, बेसिकली मेथड्स हमारे पास तीन होते हैं जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड इज बाय completing the square method, and third is by quadratic formula। इसको एक नाम से जाना जाता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये तीन मेथड होते हैं। फैक्टराइजेशन को इस नाम से भी जाना जाता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है उसके रूट्स को फाइंड आउट करना। तो रूट्स हम तीन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पहला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये आप छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा आपने, 8th 9th, अब 10th है तो 10th में भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। बेसिक मेथड होता है ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड। और जो इसका बेस्ट मेथड होता है, जिसको मैं बोल सकता हूं कि ये सबसे अच्छा मेथड है, वो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जितने भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, जब ये फॉर्मूला आपको पता लग जाएगा, आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं, चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला उसके लिए एक तरीके से रामबाण है, जो लगाया और आपका सॉल्यूशन एकदम से आ गया। फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एनसीईआरटी बुक में भी है, सीबीएसई में अब थोड़ा कम पॉपुलर है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये एक ऐसे तीन मेथड है जिसकी वजह से, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की। बस एक मेथड आज हम देखेंगे। अब बिल्कुल बेसिक मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बारे में, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हम उसकी और देखेंगे। जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बोर्ड में लिख रहा हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसको मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करना है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होता है कि ये जो लास्ट नंबर होता है, इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट माने साथी,
ये जो लास्ट होता है सी वाली टर्म होती है, इसको ए के साथ क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो सी वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। अगर यहाँ पे 1 होता तो 3 का 3 रहता, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू 2 कर देता हूँ, ये रफ में चलेगा सब काम। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। 3 2 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको हमेशा ये वाला साइन देखना है, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने से 5 मिले। 3 2 6। 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने से, हमेशा मैं फिर से बोल रहा हूं ये वाला साइन देखना है, प्लस करने से 5 मिले। तो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने से तो 5 मिले लेकिन मल्टीप्लाई करने से कितना मिले, 6। तो 3 और 2 ही है वो नंबर ऐसे जिनको प्लस करने से तो 5 मिलता है और मल्टीप्लाई करने से कितना मिलता है, 6 मिलता है। तो 2x स्क्वायर माइनस, अब इस 5 को हम स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कैसे, 3 प्लस 2, और ये x कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने 5 को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। कैसे, मैंने 3 की 2 के साथ क्या कराई, मल्टीप्लीकेशन कराई। 3 2 6 आया, और 6 के मैंने ऐसे फैक्टर देखे। फैक्टर का मतलब मैंने ऐसे दो नंबर सोचे जो मल्टीप्लाई करने में तो 6 थे लेकिन ऐड करने पे, क्योंकि ये वाला साइन यहाँ पे प्लस का है, अगर माइनस होता तो मैं माइनस में सोचता, तो प्लस करने पे 5 मिले। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 2 6। 3 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनको प्लस करने पे 5 मिलता है और मल्टीप्लाई करने पे 6 मिलता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी और x की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो -3 और इंटू x, तो -3x, -3x। फिर माइनस की यहां प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई करी तो -2, और x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3, ये आ गया। अब इसको ऐड ना कर देना, कहीं आपने ऐड कर दिया ये फिर से घुमा फिरा के यही आ गया, तो इतना काम करने का हमारा कोई फायदा नहीं होगा। अब इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, x कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों में मैंने x कॉमन लिया तो कितना बचा, 2x माइनस 3। और यहां देखिए ये पहले से ही 2x प्लस 3 है, इन दोनों में मैं -1 कॉमन ले लेता हूं, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें x कॉमन था तो 2x माइनस 3 रह गया, दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो 2 और x की एक पावर बाहर आ गई, एक x अंदर रह गया, माइनस का माइनस 3 ऐसी, और x तो बाहर आ गया, पहले से कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3। अब यहाँ पे 2x प्लस 3, ये माइनस का 2x है प्लस का 3 है, इसमें से मैंने -1 कॉमन लिया, तो जब -1 कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस बन जाता है, तो ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन है, 2x माइनस 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना बचा, 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, तो मेरे को नहीं पता कि कौन सा 0 है, तो एक बार मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा और एक बार इस वाली टर्म को 0 के बराबर रखूंगा। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसको भी 0 के बराबर रख देते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा तो कितना होगा, ये 3 उधर जाएगा, प्लस का 3, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। इसी तरीके से x उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये एक इक्वेशन दी थी हमें और हमने इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, और फैक्टराइजेशन मेथड जैसी मैंने लगाया तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। और आप देख सकते हैं इसके 2 सॉल्यूशन आए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। ए पहला रूट कितना आया, 3/2, और दूसरा रूट कितना आया, 1 आया। अब चाहे तो आप इस इक्वेशन में रख के इसको वैल्यू को चेक कर सकते हैं। अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, 0 आना चाहिए। 2 1 का स्क्वायर 2 माइनस 5 1 5 प्लस 3 और 2 कितना होता है, 5 और माइनस 5, देखिए 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर था वो सही था। आपका जो आंसर आया आप इक्वेशन में रखिए, और अगर वो 0 या जो भी राइट हैंड साइड है उसके बराबर आ रहा है तो आपका जो आंसर या रूट आ रहा है या सॉल्यूशन आ रहा है वो एकदम सही है। सो आज हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमने जो बैकग्राउंड बनाया था, क्या कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, इन तीनों की हेल्प से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब फॉर्म हो गया उसमें अगर इक्वल टू का साइन लगा दे तो वो
इक्वेशन बन जाती है। फिर हमने देखा इक्वेशन के भी दो साइड होती हैं, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हमने क्या देखा कि डिग्री क्या होती है इक्वेशन की, जो हाईएस्ट पावर होती है। फिर हम जाके कहां है अपने असली टॉपिक पे, जिसका नाम क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म की कोई इक्वेशन होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a b c रियल नंबर होने चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो क्वाड्रेटिक कहां रहेगी, देखिए अगर a 0 के बराबर हो जाए, a 0 के बराबर हो जाए तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, तो यही टर्म अगर 0 हो जाएगी तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, तब ये क्वाड्रेटिक ना रह के लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 होगी, तब ये क्वाड्रेटिक ना रह के लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। 1 डिग्री वाली लीनियर इक्वेशन होती है, 2 डिग्री वाली क्वाड्रेटिक होती है, 3 डिग्री वाली हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है और 4 डिग्री जिसकी होती है वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये 4 तरीके की इक्वेशंस होती है, हमारे कोर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमने बोला कोई भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको रूट कहलाएगा। अब मतलब वो जो इक्वेशन में कोई ऐसा नंबर जो इक्वेशन में रखने पे सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, वो क्या कहलाएगा, उसका रूट या सॉल्यूशन कहलाएगा। और जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, 2 होंगे। फिर हमने देखा कि सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब उसके रूट्स को फाइंड आउट करना। तो उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट हो सकते हैं, 3 मेथड मैंने आपको बताया, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज आल्सो नोन एज श्रीधराचार्यस फॉर्मूला। और एक हमने मेथड देखा फैक्टराइजेशन मेथड। सो आज यही करेंगे। इसके आगे का टॉपिक हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्यस फॉर्मूला, हम उस मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।